हेलो एवरीवन, मेरा नाम निधि सेखो है। इस वीडियो का विषय है पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग यानी पहाड़ी लघु चित्रकला, जिसमें हम इसके सारे टॉपिक्स करेंगे जो है प्रारंभ और विकास, इसकी उपशैलियाँ यानी सब स्कूल्स, विशेषताएं और सिलेबस में दी गई पेंटिंग्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रारंभ और विकास यानी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। जब ये पहाड़ी स्कूल अपने शिखर पर था तो वो टाइम पीरियड आता है लेटर हाफ ऑफ 17th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी का मध्य वाला पार्ट। और इस मनोहर पहाड़ी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्य, पंजाब के भी कुछ साथ लगे राज्य, जम्मू और कश्मीर में जम्मू का क्षेत्र और उत्तरांचल में गढ़वाल, ये सारे क्षेत्र पहाड़ी स्कूल में शामिल हैं। और वो पहाड़ी राज्य जहाँ पर मिनिएचर पेंटिंग्स मिली हैं, जहाँ पर वर्कशॉप्स थी और जो हमारे सब स्कूल्स भी हैं, वे हैं बसोली, चंबा, गुलेर, जम्मू, नूरपुर, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, गढ़वाल, कांगड़ा और कुछ अन्य राज्य। ये वो समय था जब पड़ोसी क्षेत्रों में यानी राजस्थान, दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, यहाँ पर काफ़ी राजनीतिक अशांति थी। यहाँ पर मुगल शासनकाल था और स्पेशली जब औरंगज़ेब का समय आया यानी 1658 to 1707, पहाड़ी जो राजा थे ये उसके वसल बन गए, उनके जागीरदार बन गए और बाकी एरियाज़ को कॉन्कर करने में उन पे अपना शासन बनाने में औरंगज़ेब की हेल्प करते थे। तो इस वजह से जो पहाड़ी क्षेत्र थे वो कंपैरेटिवली पीसफुल थे और इसी दौरान काफ़ी व्यापारियों का, आर्टिस्ट्स का, इन सब का स्थानांतरण हुआ। ये लोग बहुत पहाड़ी रीजन्स में शिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से आर्ट में भी इन्फ्लुएंस आ गया मुगल का और राजस्थानी का। कला के इतिहासकार यानी आर्ट हिस्टोरियंस ये लोग मानते हैं कि जो पंडित स्यू का परिवार था, जिसमें सभी के सभी आर्टिस्ट थे, यही परिवार रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है कि पहाड़ी कला का इतना विकास हुआ। पंडित स्यू के 2 बेटे थे, मंकू और नैनसुख, और चंबा में मंकू के पुत्र कुशल और नैनसुख के पुत्र रामलाल, जिनका नाम राम सहाय या रांझा भी लिखा गया है, वे लोग काम करते थे। उन्हीं के बेटे डिक्का और गौधू गुलेर में काम करते थे। तो ये सारे मिलकर इन्होंने पूरे रीजन में, पूरे पहाड़ी क्षेत्र में कला का काफ़ी विकास किया। सो इस आर्टिस्ट फैमिली की वजह से पहाड़ी कला काफ़ी देर तक इंडिजिनस आर्ट बनी रही। इंडिजिनस मतलब अपने आप में ही डेवलप हुई, बिना किसी बाहर की इन्फ्लुएंस के। लेकिन बाद में पहाड़ी कला गुजरात की पांडुलिपियों यानी मैन्युस्क्रिप्ट्स, स्थानीय लोक कला, मुगल शैली और 17वीं शताब्दी की राजस्थानी कला का एक संयोजन है। तो इन सब शैलियों को इन्होंने अपने आप में असिमिलेट किया और फिर शिखर तक लेकर गए पहाड़ी आर्टिस्ट्स। जैसे राजस्थानी कला में हमें रेगिस्तान के लैंडस्केप्स देखने को मिले, वैसे ही पहाड़ी कला में पहाड़ों के मनोहर दृश्य इन मिनिएचर आर्टिस्ट ने कैप्चर किए हैं। तो इन पहाड़ों में प्राकृतिक सुंदरता ने इन आर्टिस्ट को प्रेरित किया और उन्होंने प्रेम के विषयों को यानी रोमांटिक सीन्स को बहुत ही खूबसूरती से चित्रित किया। कला और आर्टिस्ट यहाँ पर स्वतंत्र रूप से विकसित हुए और बहुत बड़ा नाम है राजा संसारचंद जैसे शासकों का, जिन्होंने संरक्षण किया, जिन्होंने पेट्रनेज दी, जिन्होंने इन आर्टिस्ट को कमीशन किया। सो पहाड़ी कला शुद्ध हिंदू कला जो शैव और वैष्णव दोनों विषयों के साथ यहाँ विकसित हुई। शैव मतलब शिव से रिलेटेड थीम्स और वैष्णव मतलब राम और कृष्ण से रिलेटेड थीम्स यहाँ पर बनाए गए। और आगे बढ़ने से पहले ये याद रखिए कि पहाड़ी कला 3 मुख्य चरणों में डिवाइडेड है। 3 मुख्य चरण शैली या कलम जिसे आप बोल सकते हैं। पहला है बसोली, दूसरा है गुलेर जिसे लेटर बसोली या प्री कांगड़ा भी कहते हैं, और थर्ड था कांगड़ा जिसे हम पीक ऑफ पहाड़ी स्कूल बोलते हैं। सबसे पहली उपशैली या सब स्कूल है बसोली। इसे पहाड़ी चित्रकला का शुरुआती केंद्र माना जाता है, यानी यहाँ मिनिएचर्स का प्रारंभ हुआ। तो इसे पहाड़ी कला का पालना या क्रेडल ऑफ पहाड़ी आर्ट भी कहा जाता है। देवीदास नाम के एक आर्टिस्ट ने राजा कृपाल पाल के संरक्षण में यानी उनके अंडर, उनके कमीशन में, उनकी पेट्रनेज में 1694 ईस्वी में लघु चित्रों पर काम किया। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में यहाँ पर अटैलियर्स शुरू हुए। अटैलियर्स मतलब आर्टिस्ट वर्कशॉप्स, जो मुगल टेक्निक और लोक कला परंपरा का संयोजन था, उन सब का कॉम्बिनेशन था। सो इस तरह से बसोली शैली विभिन्न पड़ोसी राज्यों में, बाकी जो गुलेर, कांगड़ा, चंबा वगैरह है, वहाँ में फैल गई। तो ये बसोली शैली एक बोल्ड शैली थी। कल्पनाशील मतलब इमेजिनेटिव, कलात्मक, क्रिएटिव, समृद्ध, बहुत रिच, स्टाइलिश और बाकी जो परंपरागत शैलियाँ थी उससे अलग थी। अलग इसलिए क्योंकि यहाँ पर लैंडस्केप्स की ट्रीटमेंट विमेन जैसे बनाई गई थी, वो बाकी सबसे थोड़ी अलग थी।
और राजस्थानी शैली की तरह ही इस पर भी पश्चिमी भारत यानी वेस्टर्न स्कूल ऑफ आर्ट का चौर पंचशिखा चित्रों का प्रभाव है। तो आप पाल स्कूल जैन स्कूल वाला वीडियोस देख सकते हैं जिसमें चौर पंचशिखा स्टाइल को भी डिस्कस किया गया है। तो आते हैं बसोली के विषयों पर यानी थीम्स पर। सबसे पहला है रसमंजरी, जिसे बनाया था देवीदास ने सबसे पहले, और रसमंजरी लिखा गया है भानुदत्त द्वारा। इसमें नायिकाओं को बहुत सारी अलग अलग प्रकार की नायिकाओं को श्रृंगार रस में बनाया गया है और अलग अलग मूड्स में, जैसे कोई अपने प्रेमी के साथ बैठी है, कोई उससे रूठ कर बैठी है, कोई उसके लिए तैयार हो रही है। तो इस तरह से श्रृंगार रस मतलब रोमांटिक स्टाइल में इन सबको बनाया गया है। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है मुग्धा नायिका, जो भी एक प्रकार की नायिका है। नेक्स्ट फिर आता है थीम रामायण, जो इनका बहुत पसंदीदा ग्रंथ था और इनका फेवरेट थीम था, जिसके अलग अलग विषयों को अलग अलग एपिसोड्स को ये चित्रित करते थे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको एमसीक्यूज में आ सकती है, जो है कुल्लू की रामायण, जो शांगरी के राजा रघुबीर सिंह की फैमिली से रिलेटेड थी। तो बसोली के आर्टिस्ट शांगरी रामायण पर भी काफ़ी पेंटिंग्स बनाते थे। फिर आता है ऑल टाइम फेवरेट, जो है कृष्ण से रिलेटेड विषय, जिसमें कृष्ण लीला प्रमुख है, फिर गीत गोविंद, नायक नायिका और बारामासा। फिर आप लिख सकते हैं भागवत पुराण और रागमाला, जो राग और रागिनियों का मानवीकरण है। फिर बसोली के आर्टिस्ट ने यहाँ के जो स्थानीय राजा थे, जो लोकल किंग्स थे, उनके चित्रों को उनकी महिला साथियों के साथ, महिला साथी जिन्हें कोर्टिजान्स या कॉन्क्यूबाइंस भी कहते हैं, उनके साथ, दरबारियों के साथ और गुरुओं के साथ भी चित्रित किया है। अब आते हैं बसोली सब स्कूल की विशेषताओं पर। सबसे पहले कि यहाँ पर प्राइमरी कलर्स यूज हुए हैं, यानी कि रेड, येलो और ब्लू। और जो बैकग्राउंड था वो जनरली मोनोक्रोम देखा गया है, यानी प्लेन बैकग्राउंड इनको ये यूज करते थे, इसलिए पेंटिंग्स काफ़ी सिंपल हैं। फिर नेक्स्ट की स्क्वायर फॉर्मेट है पेंटिंग्स का, और ज़्यादातर यहाँ के मिनिएचर्स में आप रेड बॉर्डर देख सकते हैं। सो अगली विशेषता है कि यहाँ के जो मिनिएचर्स हैं उनमें ड्राइंग बोल्ड है और जो लाइंस हैं, आउटलाइंस हैं, वो भी बोल्ड हैं। फिर रंग यहाँ के मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग, चमकदार, शाइनी और कॉन्ट्रास्टिंग है। कॉन्ट्रास्टिंग इसलिए भी क्योंकि प्राइमरी कलर्स हैं, तो प्राइमरी कलर्स आर सपोज टू बी स्ट्रॉन्ग, तो कॉन्ट्रास्ट काफ़ी निकल के आता है। फिर नेक्स्ट की पेंटिंग का जो शीर्ष है, जो टॉप है, उस पर नीले और सफ़ेद रंग की एक पतली पट्टी के रूप में आकाश बना दिया जाता है। कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई स्काई वाले पार्ट को। फिर नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि यहाँ की जो महिलाएं हैं उनकी आंखें बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत आकर्षक हैं, और इन जनरल उनका जो साइज है, उनका जो कद है, वो छोटा है। फिर आती है पहाड़ी स्कूल की सबसे यूनिक विशेषता, सबसे अद्भुत चीज़ जो पहाड़ी स्कूल में देखी गई है, वे है कि गहनों में रत्न दिखाने के लिए बीटल के पंखों का प्रयोग किया जाता है। इस इमेज में आप देख सकते हैं जो ग्रीन आपको जूल्स नज़र आ रहे हैं वो एक्चुअली बीटल के पंख हैं। फिर आती है कि आभूषणों में यानी ज्वेलरी में जो मोती हैं दिखाए गए, उसमें सफ़ेद रंग को उभार कर लगाया गया है ताकि जो पर्ल्स हैं वो अच्छे से स्टैंड आउट हो सकें। फिर जो आर्किटेक्चर दिखाया गया है उसमें जो शिखर है, उनका जो टॉप है, वो काफ़ी इलाबोरेट, काफ़ी डिटेल्ड है, काफ़ी विस्तृत है। फिर आता है कि वनस्पति का शैलीबद्ध चित्रण, मतलब जो इन्होंने ट्रीज या नेचुरल ब्यूटी दिखाई है उसको स्टाइलाइज किया है। अगर आप पेड़ों को भी देखें तो एक एक पत्ते को आउटलाइन करके बनाते थे ताकि उसमें डेकोरेटिव एलिमेंट और इन्हांस होके आए। फिर कमल काफ़ी मात्रा में, क्योंकि पहाड़ी रीजन है तो लोटसेस, लेक्स बहुत दिखाए गए हैं। और जो भी इन्होंने नेचुरल चीज़ें यूज़ की हैं उनमें सजावटी तत्व दिखाया गया है, यानी कि चीज़ों को डेकोरेट करने में इनका काफ़ी फोकस रहता था। फिर आप देखें कि बाद में जो प्रकृतिवाद आया, जो नेचुरलिज्म आया, वो मुगल चित्रों के प्रभाव के कारण बाद में पहाड़ी स्कूल में देखा गया। हमारा नेक्स्ट सब स्कूल या उपशैली है गुलेर। ये पहाड़ी चित्रकला का मध्य है। ये बसोली शैली का अंतिम चरण है जो बाद में गुलेर कांगड़ा फेज तक डेवलप हुआ, वहां तक विकसित हुआ। जो मेन पेट्रन्स थे, जो राजा थे, वे थे राजा गोवर्धन चंद और उनके उत्तराधिकारी प्रकाश चंद। फिर जो आर्टिस्ट थे वह मंकू और नैनसुख के पुत्र थे, जिनके नाम थे खुशल, फत्तू और गौथू। नैनसुख ने भी गुलेर में काफ़ी देर तक काम किया। फिर गुलेर में कई पोर्ट्रेट्स बनाए गए हैं जो जसरोटा के बलवंत सिंह के पोर्ट्रेट्स की जो स्टाइल था, उनकी शैली थे, उससे काफ़ी मिलते जुलते हैं। ये बलवंत सिंह जसरोटा के पोर्ट्रेट्स नैनसुख द्वारा बनाए गए थे। फिर ये भी देखा गया है कि एक ही नाम के कलाकारों ने रूलर्स की 2 पीढ़ियों के पोर्ट्रेट्स को बनाया है। तो इसका मतलब कि कलाकार यहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक काम करते थे। अब आते हैं गुलेर सब स्कूल के विषय और विशेषताओं पर। बसोली से काफ़ी मिलते जुलते हैं। सबसे पहले गीत गोविंद, फिर भगवत की प्रसिद्ध श्रृंखला का एक दृश्य है जिसमें कृष्ण को यमुना तट पर राक्षस वत्सासुर को मारते हुए दिखाया गया है।
ये नेशनल म्यूजियम में रखी गई है पेंटिंग। फिर मेन जो विशेषताएं हैं कि यहाँ पर एक नई नेचुरलिस्टिक और डेलिकेट स्टाइल का डेवलपमेंट हुआ। मतलब यहाँ पर जो लाइंस हैं ओवरऑल प्रकृतिवाद आता गया, जिसमें आप देख सकते हैं कि मुगल के जो मोहम्मद शाह पीरियड था, जो औरंगजेब के बाद का टाइम था, उस पीरियड की जो स्टाइल था उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस यहाँ पर देखा गया है। फिर यहाँ के जो रंग थे वो काफ़ी सॉफ्ट और कूल हैं। फिर पैलेट अब काफ़ी विनम्र है, मतलब काफ़ी टोन डाउन हो गया। जैसे पहले प्राइमरी कलर्स थे, अब काफ़ी पेस्टल शेड्स आप देख सकते हैं। लाइन में भी बहुत डेलिकेसी है। फिर बसोली की तुलना में रेखाएं पतली हैं और अधिक परिष्कृत है। परिष्कृत मतलब बहुत रिफाइन हो गई, अब डेलिकेसी आती गई, कलर्स भी मेच्योर होते गए। सो इस तरह से पहाड़ी स्कूल गुलेर में काफ़ी हद तक डेवलप हो गया। अब आता है हमारा थर्ड सब स्कूल यानी कांगड़ा, जो पहाड़ी कला का सबसे गौरवशाली चरण था। यहाँ पर मिनिएचर पेंटिंग्स अपने पीक पर थीं और बहुत ही खूबसूरत मिनिएचर्स बनाए गए थे कांगड़ा में। ये कांगड़ा शैली पहाड़ी चित्रकला का तीसरा चरण है। पहले दो थे बसोली और गुलेर। यहाँ के जो मेन पेट्रन्स थे वे थे राजा संसार चंद, घमंड चंद और उनके बाद में आए अनिरुद्ध चंद। ये सब कचोट वंश से बिलोंग करते थे। फिर कांगड़ा में गुलेर शैली की मुख्य विशेषताएं देखी गईं, जैसे कि ड्राइंग बहुत डेलिकेट थी, बहुत नाजुक थी और प्रकृतिवाद था, यानी नेचुरलिस्टिक स्टाइल में चीज़ों को बनाया गया था। कांगड़ा शैली एक रोमांटिक शैली थी। यहाँ पर जब हम आर्ट में रोमांटिक की बात करते हैं तो ये बॉय गर्ल रोमांस की बात नहीं हो रही। यहाँ पर रोमांटिक का मतलब है कि एक्सप्रेशंस को, आइडियलिज्म को, नेचुरल ब्यूटी को, मूड्स को बहुत अच्छे से उभार कर दिखाना आर्ट में रोमांटिक कहा जाता है। तो कांगड़ा में 3 मुख्य चरण थे। पहला था आलमपुर, दूसरा तीरा सुजानपुर, ये चोटी पर था जहाँ पर संसार चंद की पेट्रनेज के अंडर काम हुआ, और तीसरा आता है नदौन। एक्चुअली जो कांगड़ा रीजन था ये एक मुगल्स के अंडर रहा बहुत देर और फिर सिख राजाओं के अंडर रहा, इसलिए मुख्य जो 3 चरण आते हैं वे 3 जगह के हैं, जो है आलमपुर, तीरा सुजानपुर और नदौन। सो कांगड़ा में ब्यूटी पर बहुत फोकस था। महिलाओं की सुंदरता, बर्फ से ढके पहाड़, झीलें, प्राकृतिक सुंदरता के साथ दृश्य बनाने में और उनको पेट्रनाइज करने में पहाड़ी राजाओं की और आर्टिस्ट्स की बहुत रुचि थी। जो प्रमुख आर्टिस्ट थे वे थे मंखू और नैनसुख की आगे फैमिली, उनके बेटे और पोते, जो है फत्तू, पुरखू, सजनू और खुशल। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो शायद MCQs में भी आ सकती है कि इसी स्कूल की एक शाखा थी जो बाद में सिख स्कूल बनी, जो 19वीं सेंचुरी में पंजाब के रंजीत सिंह के अधीन काफ़ी फली फूली, काफ़ी डेवलप हुई। अब आते हैं कांगड़ा के विषयों पर। हर सब स्कूल के विषय या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको अलग से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। एक ही ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है, लेकिन इस तरह से विषयों को एक बार देख लीजिए क्योंकि MCQs में कई बार पूछा जा सकता है। तो पहला कि प्रेम कांगड़ा लघु चित्रों का प्रमुख विषय था। फिर रसिक प्रिया जो केशव दास द्वारा लिखी गई थे उस पर मिनिएचर्स बने हैं। फिर ससी पुन्नू, हीर रांझा और सोनी महिवाल, ये प्रेम के जो थीम्स हैं इस पर भी काम हुआ। फिर देवी महात्म्य जो मैन्युस्क्रिप्ट था इसको भी कांगड़ा में बनाया गया। फिर रसमंजरी जैसे बसोली में भी देखा हमने। फिर भागवत पुराण के चित्रों की श्रृंखला। फिर गीत गोविंद, नल दमयंती, बिहारी सतसई, रागमाला और बारामासा जिसमें 12 मंथ्स ऑफ द ईयर को बनाते थे। फिर अष्ट नायिकाओं यानी 8 नायिकाओं के भावात्मक जो उनकी डिस्पोजिशंस थी, उनकी अवस्थाएं थी, उन पर भी पेंटिंग्स बनी हैं। फिर बारामासा जैसे पहले भी आया। फिर पोर्ट्रेचर भी यहाँ पे एक प्रमुख रूप से बनाया गया। फिर संसार चंद का पोर्ट्रेचर यानी उनके जो दरबार के जो रिकॉर्ड्स थे उन्हें भी बनाया गया, जैसे उन्हें नदी के किनारे बैठे दिखाया गया, संगीत सुनते हुए, नृत्यकियों को देखते हुए, त्योहारों में उनकी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस तरह के चित्रों को भी कांगड़ा में बनाया गया है। अब आते हैं कांगड़ा स्कूल की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पर। अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमें जब निकालने हैं या हमें उनको स्टडी करना है तो हमें बहुत सारी पेंटिंग्स को एक साथ देखना पड़ता है ताकि उनमें हमें कॉमन फीचर्स नजर आए। तो आपको लगता होगा कि 1-2 पेंटिंग्स में कैसे निकलते हैं जैसे आपके सिलेबस में है, लेकिन विशेषताएं जब देखते हैं तो पूरे म्यूजियम में बहुत सारी पेंटिंग्स को स्टडी किया जाता है और फिर उसके बाद उसकी विशेषताओं पर हम उस पर कॉमेंट कर सकते हैं। जैसे राजस्थान के आर्ट में राजस्थान की मिट्टी की सुगंध है, उसी तरह पहाड़ी आर्ट में भी पहाड़ी मिट्टी और उसका कैरेक्टर हमें नजर आता है। जब भी हम आर्ट के बारे में लिखते हैं तो हमें उसे थोड़े वर्ड्स को भी ब्यूटीफुली लिखना पड़ता है क्योंकि हम आर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला आप लिख सकते हैं कि कांगड़ा आर्ट में मिट्टी की महक और सुंदरता है। फिर उसमें प्रकृतिवाद है, यथार्थवाद है। प्रकृतिवाद मतलब नेचुरलिज्म, यथार्थवाद मतलब रियलिस्टिक है। फिर रेखाओं में नाजुकता है, एक डेलिकेसी है।
कलर्स में बहुत चमक है, उसमें बहुत माइन्यूट डिटेल्स हैं और बहुत डेकोरेटिवली उनको बनाया गया है। फिर रंगों को लयबद्ध किया है। अब इसमें जैसे रिदमिक लाइंस की हम बात करते हैं या मेलोडी ऑफ कलर्स, जैसे मैंने कहा हमें वर्ड्स भी बहुत ब्यूटीफुली लिखने पड़ते हैं क्योंकि हम बहुत ब्यूटीफुल आर्ट की बात कर रहे हैं। फिर कांगड़ा स्कूल में जो मुगल मिनिएचर्स थे उनकी जो कारीगरी थी उनका भी इन्फ्लुएंस देखा गया है। उनकी टोन्स, उनकी रेखाएं, उनकी जो डेलिकेसी थी वो हमें कांगड़ा स्कूल में दिखाई देती है। विशेष रूप से जो कांगड़ा की महिलाएं हैं उनकी आकृतियां नाजुक, सुंदर और सुडौल हैं, मतलब बहुत डेलिकेट हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत शेपली हैं। इनकी जो राधा और कृष्ण की पेंटिंग्स हैं उनमें सिर्फ रोमांस और भावनात्मक या कामुकता या कह लीजिए इमोशनल चीज़ें ही नहीं है, बल्कि एक भक्ति रस है और प्रतीकवाद है। प्रतीकवाद मतलब सिंबॉलिज्म। कृष्ण जी को उन्होंने भगवान के रूप में दिखाया है और राधा और गोपियों को डिवोटीज या भक्तों के रूप में दिखाया है, तो इसलिए इसको हम सिंबॉलिक भी बोलते हैं, यानी इनमें एक प्रतीकवाद दिखाई देता है। फिर कांगड़ा आर्ट के जो बॉर्डर्स हैं वो बहुत फाइन हैं, चाहे वो सिंपल हैं या डेकोरेटिव हैं, लेकिन बहुत फाइन तरीके से बनाए गए हैं। फिर रंगों में कॉन्ट्रास्ट है और उनको बैलेंस किया गया है। लैंडस्केप में प्रकृति, पेड़, पत्तियों, फूलों, झाड़ियों, पक्षियों और पहाड़ियों का शानदार चित्रण है। फिर जो महिला आकृतियां हैं उनके नए नक्श बहुत ही डेलिकेट हैं, बहुत ही नाजुक हैं। फिर विशेषकर जो आप कैरेक्टरिस्टिक फीचर कांगड़ा में देख सकते हैं कि माथे के साथ लाइन को सीधा अलाइन किया गया है, उसमें कर्व आपको बहुत कम नजर आती है। फिर जो आभूषण बनाए हैं, जो ज्वेलरी है, उसको भी बहुत ध्यान से डिटेलिंग की गई है। जो पोर्ट्रेट्स हैं उनमें उनकी जो प्रैक्टिस है वो नज़र आती है कि उनको एक बहुत महारत उसमें मिल चुकी थी। फिर जब किसी घटना को या किसी एपिसोड में जो कंटिन्यूस नरेशन दिखाते थे, कंटिन्यूस नरेशन मतलब एक ही कैरेक्टर को बार बार दिखाते थे ताकि उसमें जो कहानी की सीक्वेंस है वो अच्छे से निकल के आ जाए। हमारा अगला सब स्कूल या उपशैली है चंबा। मेन जो पेट्रन्स थे वे थे राजा उदय सिंह, राजा राज सिंह, राजा उमेद सिंह और राजा चरत सिंह। चंबा में पसोली स्टाइल देखा गया, या आप कह सकते हैं कि पसोली शैली ने ही यहाँ जड़ें जमा ली और 18वीं शताब्दी में यहाँ आर्टिस्ट आकर सेटल हुए। कला यहाँ पर आम लोगों तक पहुंची और चंबा में आप देखेंगे कि जो फोक आर्ट है, लोक कला है, उसका प्रभाव काफ़ी हद तक है। चित्रों में हिंदू धर्म पे बनाए गए थे, जैसे राधा कृष्ण, शिव पार्वती, यशोदा और कृष्ण, गोपियाँ, कृष्ण सुदामा, दुर्गा सप्तशती, ये सब थीम्स पर यहाँ काम हुआ। फिर प्रेम के दृश्य, पक्षी और जानवर भी यहाँ पर बनाए गए। स्कूल के जो मुख्य चित्रकार थे वे थे निक्का, जो बसोली से शिफ्ट हुए थे। फिर थे रामलाल, दुर्गा और नेहरू। चंबा स्कूल काफ़ी लंबे समय तक चला और 19वीं सेंचुरी तक ये डेवलप हुआ। लास्ट सब स्कूल है गढ़वाल, जिसमें मेन पेट्रन्स हैं पृथ्वीपत शाह और उनके पुत्र मैदिनी शाह। गढ़वाल स्टाइल कांगड़ा और गुलेर से काफ़ी मिलता जुलता है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट बताती हूँ जिससे आपको गढ़वाल का थोड़ा सा आर्टिस्ट का आइडिया हो जाएगा। 1658 में यहाँ पर औरंगजेब का एक भतीजा सुलेमान शिको पृथ्वीपत शाह की शरण में आया। उसके साथ आए दो आर्टिस्ट, श्यामदास और उनका पुत्र हरदास। इनके आगे बच्चा था मौलाराम और मौलाराम के आगे थे फैमिली में तुलसीराम और तेजराम। ये जो भतीजा था औरंगजेब का, इसको बाद में मैदिनी शाह ने वापस औरंगजेब को सरेंडर कर दिया, जो फिर बाद में जेल में चला गया और वहीं पे उनकी डेथ हो गई। तो इस तरह से आर्टिस्ट मुगल स्कूल से यहाँ पर शिफ्ट हुए। फिर इस स्कूल का एक और प्रमुख आर्टिस्ट है चेतू, जो गुलेर के मंकू के परिवार से था। मेन जो यहाँ पे विषय थे वे थे नायक नायिका भेद, वर्षा विहार, जिसमें वर्षा में राधा और कृष्ण की पेंटिंग्स काफ़ी फेमस हैं। फिर अन्य विषयों में गीत गोविंद, कृष्ण सुदामा कहानी, रामायण महाभारत, शिव पार्वती, दुर्गा सप्तशती, भागवत पुराण, इन सब थीम्स पे काम हुआ है। गढ़वाल में जो शासक थे, जो रूलर्स थे, उनका झुकाव शैववाद की तरफ यानी शिव थीम्स की तरफ ज़्यादा था। जो गढ़वाल के लैंडस्केप्स हैं वो काफ़ी पीसफुल और काफ़ी सिंपल हैं और यहाँ पे हमें जो लोकल सीनरी है वो भी दिखाई पड़ती है। अब आते हैं पहाड़ी स्कूल के ओवरऑल थीम्स पर। विविध विषय यहाँ देखे गए जिनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है धार्मिक विषय, जिसमें आते हैं पुराण और रामायण। फिर शैव और वैष्णव दोनों धर्मों के विषयों पर यहाँ काम हुआ, लेकिन वैष्णववाद यहाँ ज़्यादा देखा गया, जो ज़्यादा अधिक प्रमुख था। फिर भक्ति मूवमेंट भी यहाँ पर प्रचलित था, इसलिए पहाड़ी आर्ट जो था वो लोकल लोगों तक भी पहुँचा। फिर साहित्यिक विषय, कला के शुरुआती जो काम थे उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो MCQs में भी आ सकता है, वो था एक देवी महात्म्य मैन्युस्क्रिप्ट जो 1552 में कांगड़ा में बनाया गया। फिर नायक नायिका भेद, जैसे रसमंजरी में देखा गया, उस पर काफ़ी काम हुआ। गीत गोविंद, बिहारी सतसई,
सूरदास, तुलसीदास और अन्य कवियों की कविताओं में साहित्य और चित्रकला का बहुत अच्छा संगम देखा गया। फिर रागमाला पेंटिंग्स, जिसमें संगीत और पेंटिंग्स का संगम हमें देखने को मिलता है। फिर थर्ड कैटेगरी में जनरल थीम्स यानी अन्य विषय, जिसमें राजाओं की जो मेन डेली रूटीन थी, उनके जो मेन इवेंट्स थे, उनकी जो दिनचर्या थी, उस पर चित्र बने। शाही दरबार के चित्र बने, उनका जो सामान्य जीवन था उस पर चित्र बनाए गए। फिर 12 मासा, जो 12 मंथ्स ऑफ द ईयर पे काम होता था। फिर फेस्टिवल्स और फेयर्स यानी त्योहार और मेलों के दृश्य। अब आते हैं पहाड़ी स्कूल की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी मुख्य विशेषताओं पर। सबसे पहले आता है प्रेम और रोमांस, जो पहाड़ी आर्टिस्ट्स की मुख्य प्रेरणा थी। कृष्ण लीला थीम्स यानी कृष्ण विद गोपीज और राधा यहाँ पर काफ़ी मात्रा में बनाए गए हैं। बसोली और कांगड़ा के चित्रों में बहुत सारे रोमांटिक दृश्य पाए जाते हैं। इसका मेन जो कारण था वो ये था कि जो राजपूत फैमिलीज थी वहाँ पर लव और रोमांस को ओपनली ना डिस्कस करते थे, ना उसको एक्सप्रेस करते थे। इसलिए पेंटिंग्स को इन्होंने एक साधन बना लिया जिसमें उन्होंने मिलन भी दिखाया, अलगाव भी दिखाया, निराशा भी दिखाई। जितने रोमांटिक एक्सप्रेशंस पॉसिबल थे वो इन्होंने पेंटिंग्स में बनाए हैं। अगला जो इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है प्रतीकात्मकता। ये ओवरऑल इंडियन आर्ट में पाई जाती है और पहाड़ी चित्रों में भी प्रेम और भक्ति के विषयों पर जोर दिया गया है। भगवान और आत्मा को कृष्ण और राधा के रूप में व्यक्त किया गया है। फिर आता है प्रकृति का चित्रण। जितने भी लैंडस्केप हैं, परिदृश्य हैं, इनके चित्रण में पहाड़, सुंदर फूलों वाले पेड़, नदियाँ, कमल के फूल और जलीय पक्षी यानी एक्वाटिक बर्ड्स नजर आते हैं। अगली मुख्य विशेषता है भाव को दर्शाने के लिए प्रकृति का चित्रण। चाहे वो पेड़ हों, पहाड़ियाँ, फूल, झीलें, जितने भी लैंडस्केप्स हैं वे सब नायिकाओं की सुंदरता यानी हीरोइंस की जितनी भी ब्यूटी है उसको और निखारते हैं। तो जो भी भाव दिखाने की कोशिश की गई हो, चाहे वो मिलन है या कोई एक्सपेक्टेशन है या कोई नाराज़गी है, उस सब को दिखाने के लिए इन्होंने सिम्बॉलिकली प्रकृति का, नेचर का यूज़ किया है। अगला है रैखिक सौंदर्य या फिर लीनियर ब्यूटी। जो ह्यूमन फिगर्स बनाई हैं इन मिनिएचर्स में, इसमें एक रिदम है और लाइन में बहुत ही ब्यूटीफुल स्मूथनेस है। जो ब्रशेस यूज़ किए जाते थे उन्हें गिलहरी के बालों से बनाया जाता था, इसलिए बहुत फाइन हेयर ब्रशेस हैं। तो इसकी वजह से लाइन में भी बहुत फिनेस है, बहुत डेलिकेसी है। और जो कांगड़ा स्पेशली जो लाइन्स हैं उनकी तुलना अजंता से की जाती है। और जब आर्ट में, इंडियन आर्ट में किसी भी चीज़ की अजंता से तुलना की गई है मतलब वो एक क्लासिक है। अगला है महिला आकृतियाँ यानी फीमेल फिगर्स। शुरू में बसोली के स्टाइल में लोक कला का प्रभाव देखा गया। फीमेल्स के कद भी थोड़े छोटे हैं और शैली में एक ओरिजिनलिटी है। बाद में कांगड़ा में यही स्टाइल और इवॉल्व हुआ और विकसित हुआ और फीमेल ब्यूटी में और सुंदरता और निखार आया। उनके चेहरे गोल हैं। अगर नाक और माथे की देखें तो एक ही लाइन में पीछे की ओर माथा जा रहा है। उनकी आंखें बहुत अट्रैक्टिव हैं, बादामी रंग का शरीर है और ओवरऑल जो आइडियल फीमेल ब्यूटी, जो आदर्श नारी चित्रण है, उसको कपड़ों में, गहनों में बहुत खूबसूरती से आर्टिस्ट ने निखारा है। नेक्स्ट आता है वस्त्र और आभूषण। महिलाओं द्वारा आमतौर पर लहंगा, चोली और ट्रांसपेरेंट चुन्नी यानी पारदर्शी चुन्नी पहनी जाती थी। हार, कुमकुम, पायल, चूड़ियाँ, अंगूठियाँ, इस तरह के सारे जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी है, जो पारंपरिक अलंकार हैं, वो सब उन पे सजे हुए हैं। फिर पुरुषों को अंगरखा, पजामा और पगड़ी पहने दिखाया गया है। कृष्ण को जनरली येलो क्लोथ्स में यानी पीताम्बर में दिखाया जाता था। अगली मुख्य विशेषता है जो जनरली बसोली में देखी गई, जिसमें कि हरे रंग के बीटल के पंखों को गहनों में अंकित किया गया है। और उसी में अगर देखें तो जो वाइट कलर का मोती है उसमें सफ़ेद रंग को उभार कर थोड़ा मोटा लगाया गया है ताकि मोती का अच्छे से इफेक्ट आए। अगला है हाथों की मुद्राएं यानी हाथों के हाव भाव। आर्टिस्ट ने भाव को और उजागर करने के लिए और अच्छे से व्यक्त करने के लिए लंबी पतली उंगलियां बनाई हैं, अलंकृत भुजाएं यानी आभूषणों से सजी हुई बाजुएं हैं और नाजुक हाथों को बनाया है, जिसमें हमें क्लासिकल डांस हेरिटेज का पूरा इफेक्ट नजर आता है। अगला है पोर्ट्रेचर। शुरू में एक ही चेहरे को बार बार दोहराया गया है, लेकिन बाद में देखें तो हर एक कैरेक्टर की, हर एक इंडिविजुअल की केयरफुल स्टडी हमें नज़र आती है, जो उनकी मास्टरी में, उनकी प्रैक्टिस में हम मिनिएचर्स में देख सकते हैं। एक एक भाव को, एक एक एक्सप्रेशन को, मूड को उन्होंने अच्छे से स्टडी करके बनाया है। नेक्स्ट है रंग।
शुरू में चमकीले प्राइमरी रंग हमें नज़र आते हैं, जैसे लाल, नीला और पीला। बाद में उन्होंने कलर्स की मिक्सिंग शुरू की और नैनसुख के तो बाद में हम देख सकते हैं कि सफ़ेद और ग्रे को भी उन्होंने बहुत मैच्योर तरीके से हैंडल किया है। और कलर्स को आप देखें तो प्रतीकात्मक हैं, उनमें सिंबलिज्म है, जैसे रेड और येलो पैशन के लिए हैं, ब्लू कलर का यूज़ लॉर्ड कृष्णा के लिए किया है। तो इस तरह से कलर्स को सिंबॉलिकली भी इन्होंने यूज़ किया है। अगला है शैलीकरण यानी स्टाइलाइजेशन। प्रकृति को सजावटी तरीके से चित्रित किया गया है। उनको रियलिस्टिक बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता था, वो ज़्यादा डेकोरेशन करने में बिलीव करते थे। वृक्षों का जो सिमेट्रिकल ऑर्नामेंटेशन है उसमें लोक कला का प्रभाव भी देखा जा सकता है। फिर आता है जानवरों और पक्षियों का चित्रण। ये भी रियलिस्टिक स्टडी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी वो सीन को और निखारने में पशु और पक्षी जैसे हिरण, हंस, गाय, हाथी, इन सब का प्रयोग करते थे। अगर नायिका के पास एक कौवा है तो वो प्रतीक है कि नायक का इंतजार किया जा रहा है। अगर बत्तखें हैं तो वो मिलन के लिए सिंबॉलिक हैं। मोर और बादल बारिश के प्रतीक हैं। तो इस तरह से भावों को और निखारा गया है। अगला है गोल्डन और सिल्वर कलर्स का भव्य उपयोग। गोल्डन और सिल्वर कपड़ों में, गहनों में, इनके डिजाइन्स में और उभार लाते हैं। चांदनी में सिल्वर एक आभा पैदा करती है, एक ऑरा सा क्रिएट होता है, डिफ्यूज्ड सा। फिर बिजली का इफेक्ट दिखाने में चांदी के कलर का यूज किया गया है। गोल्डन का यूज बर्तनों में, महलों में, धातु में, जो भी मेटल की चीजें हैं, फर्नीचर आदि में किया गया है। बहुत ज्यादा नहीं है मुगल की तरह, लेकिन बहुत अच्छे से बाकी कलर्स के साथ गोल्डन और सिल्वर को ब्लेंड किया गया है। अगला है बॉर्डर्स का उपयोग। शुरू में लाल बॉर्डर है, जैसे हमने बसोली में देखा। बाद में मुगल के इन्फ्लुएंस से बॉर्डर्स और डेकोरेटिव हो गए और सजावटी हो गए। फिर नेक्स्ट आता है बहुत महत्वपूर्ण कि इनको परिप्रेक्ष्य, इन आर्टिस्ट ने परिप्रेक्ष्य यानी पर्सपेक्टिव को ज्यादा महत्व नहीं दिया। शुरू में आपने देखा कि बसोली में ऊपर टॉप पे, पेंटिंग की टॉप पे नीले और सफेद रंग की एक पतली सी पट्टी है जो आकाश का इफेक्ट देती है। बसोली में इवन होराइजन भी हाई है, यानी जहां धरती और आकाश मिलते हैं वो एरिया भी बहुत ऊपर को जाके है। और कई बार तो सिर्फ साधारण सी प्लेन पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड दी गई है, ज्यादा पर्सपेक्टिव और डेप्थ पे एम्फेसिस नहीं है। भाव दिखाने में, नेचुरल ब्यूटी दिखाने में, विमेन में और लीनियर ब्यूटी दिखाने में आर्टिस्ट को ज्यादा इंटरेस्ट था। वो ज्यादा पर्सपेक्टिव पे को ज्यादा महत्व नहीं देते थे। फिर अगली विशेषता है आर्किटेक्चर और इंटीरियर्स। संगमरमर के महल, सजाए हुए द्वार, खिड़की की जालियां जैसे लैटिस विंडोज होती हैं, नकाशीदार गुंबद जो डोम स्ट्रक्चर्स हैं, ये सब मुगल स्टाइल में बनाए गए हैं। फिर कालीन है, पर्दे हैं जिन पर बहुत छोटे छोटे बारीक डिजाइन किए गए हैं। फिर इंटीरियर्स में वाइन कप, फूलदान, ट्रे, ये सब इंटीरियर की जो बनाने का अंदाज है वो शाही अंदाज के अनुरूप बनाया गया है। अब आगे पेंटिंग्स की ओर जाने से पहले दो आर्टिस्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। एमसीक्यूज के लिए थोड़ा बहुत जानना जरूरी है, वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन इन पे आने की संभावना नहीं है। तो पहले है आर्टिस्ट मंकू। मंकू और नैनसुख दोनों पंडित सियू के बेटे थे जो हिमाचल के गुलेर में काम करते थे। इन तीनों ने मिलकर, स्पेशली इन दोनों ने और इनके आगे फैमिलीज ने मिलकर पहाड़ी कला को बहुत अच्छे से विकसित किया। मंकू अपने पिता के स्टाइल में काम करते थे, उनके पिता की शैली का ही पालन किया, जबकि नैनसुख ने बड़े पैमाने में चित्रकला का अध्ययन किया और बाकी पेट्रन्स, दूसरे पेट्रन्स के साथ भी काम किया। मंकू दोनों भाइयों में से सबसे बड़े थे। 1725 में उन्होंने एक बहुत ही उत्तम रचना की जिसमें उन्होंने रामायण का लास्ट एपिसोड, जिसमें सीज ऑफ लंका को एक तरह से टेक ओवर कर लिया जब श्री राम ने, उस सीन को दिखाया है। इसे बहुत ही बड़े फॉर्मेट पे दिखाया है और इनके पिता ने शुरू किया था, लेकिन मंकू ने इसको आगे कंटिन्यू किया। और इसमें एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नैरेटिव है, यानी कि इसमें बहुत सारे एपिसोड्स को एक साथ उन्होंने ऊपर से दिखाया है, यानी एरियल पर्सपेक्टिव में दिखाया है। ये चीज उस टाइम की बहुत यूनिक चीज थी जिसे मंकू ने बनाया था। 1730 के आसपास उन्होंने श्री कृष्ण के थीम पर, गीत गोविंद पर 150 फोलियोज की एक सीरीज बनाई जो इससे पहले पहाड़ी क्षेत्र में किसी ने नहीं बनाई थी। इनकी रचनाओं का मेन स्टाइल था कि वे बहुत ही प्लेन कलर की बैकग्राउंड में सफेद और नीले रंग के वॉश के साथ हाई होराइजन बनाते थे और उनका स्टाइलाइज्ड तरीके के पेड़ और चेहरे बनाने का एक विशिष्ट स्टाइल था। स्टाइलाइज्ड मतलब थोड़ा डेकोरेटिव एलिमेंट था उनके बनाने के स्टाइल में, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनके काम में नेचुरलिज्म और रियलिज्म आता गया जो उनके काम में दिखाई देता है। मेन वर्क्स में आप लिख सकते हैं कृष्णा विद गोपीज, साउथ विंड कूल्स इन द हिमालयाज फ्रॉम गीत गोविंद, कृष्णा प्लेइंग ब्लाइंड मैन्स ब्लफ।
अगले आर्टिस्ट हैं नैनसुख। इन पर एक मूवी भी बनी है, आपको चांस मिले तो देख सकते हैं। अपने 30वें दशक में यानी अराउंड 30 इयर्स की एज में इन्होंने गुलेर की जो पारिवारिक कार्यशाला थी, जो फैमिली वर्कशॉप थी, उसे छोड़ दिया और वे जसरोटा चले गए। वहां उन्होंने वहां के शासक मियां जोरावर सिंह और बाद में उनके बेटे बलवंत सिंह के अंडर उनके पेट्रनेज में, उनके संरक्षण में काम किया। नैनसुख ने मुगल चित्रकला के तत्वों का भी काफी अध्ययन किया था। नैनसुख ने बलवंत सिंह को अलग अलग मूड्स में अलग अलग काम करते हुए भी दिखाया गया है और ये एक बहुत ही यूनिक चीज है जिसमें एक शासक और चित्रकार के इस तरह के निकटता वाले संबंध दिखाए गए हैं। जैसे अपनी रूटीन के काम, जैसे अपनी दाढ़ी कटवा रहे हैं या फायर प्लेस के पास आग सेक रहे हैं, पीछे म्यूजिशियंस हैं या वो एक लेटर लिख रहे हैं। तो इस तरह के सीन्स को नैनसुख ने बनाया है और कुछ सीन्स में वो खुद भी नजर आते हैं। फिर अराउंड 1763 में बलवंत सिंह की मृत्यु के बाद नैनसुख शिफ्ट हो गए बसोली में, जहां उन्होंने वहां के शासक अमृतपाल के अंडर की पेट्रनेज में काम किया। वहां उन्होंने जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद के चित्रों के एक सेट के लिए चित्र बनाए। नैनसुख की जो मेन स्पेशलिटी थी वे थे पोर्ट्रेट्स, जो बाद में पहाड़ी कला की एक मुख्य विशेषता बन गए। फिर उनकी जो पैलेट थी उसमें व्हाइट और ग्रे कलर का काफी विस्तार नजर आता है और उन्होंने काफी सॉफ्ट और मैच्योर तरह के पेस्टल शेड्स पे काम किया। मेन वर्क्स आप लिख सकते हैं नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन, राजा बलवंत सिंह ऑफ जसरोटा वर्शिप्स राधा एंड कृष्ण, राजा बलवंत सिंह व्यूइंग अ पेंटिंग प्रेजेंटेड बाय नैनसुख। पहाड़ी स्कूल की पहली पेंटिंग है कृष्णा विद गोपीज। आर्टिस्ट है मंकू। पीरियड है 1730। सब स्कूल बसोली और मीडियम है टेम्परा, जो वाटर कलर मीडियम है पेपर पे, और कलेक्शन है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। और इस पेंटिंग के विषय वस्तु में आप लिख सकते हैं कि ये एक हॉरिजॉन्टल पेंटिंग है जो गीत गोविंद श्रृंखला में से एक है। इसमें भगवान के प्रति आत्मा की भक्ति, राधा और कृष्ण की लीलाओं से आप इसका विषय वस्तु को संबंधित कर सकते हैं। अब है विवरण और रंग योजना। गोपियों को भगवान कृष्ण के साथ एक नेचुरल सेटिंग में दिखाया गया है। नीले रंग के भगवान कृष्ण को चित्र के केंद्र में यानी सेंटर में दिखाया गया है। वे पीले रंग की धोती पहने हैं और दो गोपियों को प्यार से गले लगा रहे हैं। एक गोपी उनके घुटनों पर बैठी है जबकि दूसरी उनके सामने घुटने टेक कर उनके पैर छू रही है। दो गोपियां बाईं ओर खड़ी हैं और आपस में बात कर रही हैं। सबसे बाईं ओर एक चौरी पकड़े हुए है। भगवान का इसमें देखा जाए तो ध्यान जीतने की कोई कंपटीशन या कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, बस उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास है, जिसे एक तरह से आप भक्ति से रिलेट कर सकते हैं। श्री कृष्ण के मुकुट पर पंखों के साथ एक विस्तृत डिजाइन किया गया है। सभी गोपियां एक जैसी दिखती हैं और उनके चेहरे स्टाइलाइज्ड हैं, मतलब उन्हें काल्पनिक तरीके से बनाया गया है, कोई रियलिस्टिक पोर्ट्रेट स्टडी नहीं है। उनकी आंखें उभरी हुई कमल के आकार की हैं, उभरे हुए माथे हैं और उनके बाल माथे की तरफ पीछे को जा रहे हैं। उन्होंने ब्राइट कलर्स की पोशाकें पहनी हैं। शरीर का आकार छोटा है यानी कद छोटा है, जो बसोली पर लोक शैली का प्रभाव था। गोपियों के हाथ और पैर नृत्यकियों की तरह यानी डांसर्स की तरह लाल रंग में सजाए गए हैं। पीछे बैकग्राउंड प्लेन है। ट्रीज जो है वो होराइजन अगर आप देखें, जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में डिस्कस किया था, ऊपर एक नैरो व्हाइट लाइन है जिसमें स्काई दिखाया गया है। ट्रीज भी ऊपर को बनाए हैं ताकि जो ह्यूमन फिगर्स हैं उनको पूरा एम्फेसिस मिल सके, ताकि वो पीछे ट्रीज के साथ क्लैश ना करें। तो होराइजन को उन्होंने ऊपर उठा दिया। तो इस तरह से एक शैलीबद्ध तरीके से आर्टिस्ट ने इस मिनिएचर को बनाया है। अगली पेंटिंग है नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन। म्यूजियम में इस पेंटिंग का टाइटल है रोड ऑफ वृंदावन। आर्टिस्ट है नैनसुख। मीडियम है वाटर कलर, जो टेम्परा मीडियम है ऑन पेपर। फिर सब स्कूल है कांगड़ा। पीरियड 1785 to 90 और कलेक्शन है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। पेंटिंग के विषय वस्तु यानी सब्जेक्ट मैटर में आप लिख सकते हैं कि यह चित्र भागवत पुराण की कहानी पर आधारित है, जिसमें गोकुल से वृंदावन की ओर शिफ्ट होते हुए पलायन करते समय नंद, यशोदा और कृष्ण को अन्य लोगों के साथ यात्रा के एक दृश्य में दिखाया गया है। मेन जो कहानी थी उसमें यह था कि नंद जो नगर के प्रमुख थे, उन्हें उनके लोगों ने ये सजेस्ट किया कि उन्हें वृंदावन में शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि कंस बार बार श्री कृष्ण को नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा था। तो लोग ये जानते थे कि उनके भविष्य का ये रक्षक है और ये कोई साधारण इंसान नहीं है। तो यही जो शिफ्टिंग उनका ट्रांजिशन था उसके बारे में इस दृश्य को बनाया गया है।
पेंटिंग के विवरण और रंग योजना में आप लिख सकते हैं कि इस पेंटिंग में लोगों का एक समूह अपने मवेशियों और अन्य सामान के साथ वृंदावन जाते हुए दिखाया गया है। नंद गुंबद के आकार की बैलगाड़ी पर विराजमान है। दाहिनी ओर कृष्ण के साथ संभवतः बैठे हैं बलराम, यशोदा और रोहिणी। पुरुष और महिला अपने सामान को टोकरियों में और बंधे हुए कपड़ों के बंडल यानी गठरियों में अपने सिर पर या कंधों पर उठाकर ले जा रहे हैं। कुछ महिलाएं घड़े पकड़े हुए हैं और एक ने चरखा भी पकड़ा हुआ है, जो हम क्लियरली देख सकते हैं। आपस में बात करते हुए उनके सिर का झुकाव, सिर पर भार के कारण झुकी हुई आंखों से जो थकान व्यक्त हो रही है, पूरे एक्सप्रेशंस, सिर पर बर्तन जो मजबूती से पकड़े हुए हैं और हाथों पे जो खिंचाव आ रहा है, ये सभी उदाहरण हैं कि इन्होंने नैनसुख ने बहुत अच्छे से सबको स्टडी करके बनाया है। प्रत्येक चेहरा पोर्ट्रेचर का एक प्रैक्टिस है जिसमें अधिकांश चेहरे एक चश्म है। उनकी जीवन शैली उनके आधे ढके हुए शरीर और साधारण कपड़ों में अच्छे से व्यक्त हो रही है। चलने वाली महिलाओं के घाघरों में हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स हैं, हॉरिजॉन्टल धारियां हैं। बैकग्राउंड में पृष्ठभूमि में पेड़ों की एक पंक्ति है जिसमें पत्तियां और तने डिटेल में बनाए गए हैं और इसमें 2 चट्टानें हैं और 2 पक्षी बैठे हैं। गायों को रियलिस्टिकली यानी वास्तविक रूप से सींगों के अलग अलग आकार, रंग और अन्य शारीरिक जो डिटेल्स हैं उसके साथ चित्रित किया गया है। रंग योजना या कलर स्कीम में आप लिख सकते हैं कि फॉर्म को स्पष्ट करने के लिए जो आउटलाइंस बनाई गई हैं वे पतली और नाजुक हैं। रंगों को बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से यूज किया गया है। वे ना ही ब्राइट हैं ना ही भड़कीले हैं। आगे के जो फिगर्स हैं उनमें ब्राइट कलर्स हैं और पीछे अर्दी कलर्स का यूज किया है। सो कांगड़ा स्कूल की इस पेंटिंग का डेलिकेट लाइन और रंग चित्रण में अपना एक अलग स्थान है। ये था पहाड़ी स्कूल। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सजेशंस और कमेंट्स भी जरूर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। बेस्ट विशेस टू यू एंड गुड बाय।